नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार बढ़त पर बंद। बैंकिंग शेयर्स में खरीदारी। मिड कैप इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ बंद। रुपया 51 पैसे मजबूत होकर हुआ बंद। आरबीआई आज से ले सकती है सरकार को डिविडेंड देने पर फैसला। 3.5 लाख करोड़ तक रिकॉर्ड डिविडेंड संभव। आरबीआई बोर्ड मीटिंग में ग्लोबल चुनौतियों पर भी चर्चा संभव। इक्विटी का नया पावर हाउस बनी महिलाएं। कैंप्स की रिपोर्ट में दिखा जलवा। एमएफ एयूएम में हिस्सेदारी 37% बढ़ी। FY26 में मार्केट में आई 22 लाख नई महिला निवेशक। बड़े अस्पतालों के लिए राहत की खबर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बंद की मुनाफाखोरी की जांच। दिल्ली के मैक्स, फोर्टिस और इंद्रप्रस्थ अपोलो जैसे 12 अस्पतालों में ओवरचार्जिंग का मामला। इनकम टैक्स ने पकड़े टैक्स चोरी करने वाले 300 फर्जी किसान। 1 इंच जमीन नहीं लेकिन किसान बनकर चुराया 50 लाख से 400 करोड़ रुपए तक का टैक्स। पेट्रोल की तर्ज पर एलपीजी में ब्लेंडिंग की तैयारी। रसोई गैस में मिलाया जाएगा डिमेथिल ईथर। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जारी किया स्टैंडर्ड, लेकिन एक्सपर्ट ने कहा अभी और R&D जरूरी। होंडा ने भारतीय बाजार में पेश की 2 गाड़ियां। 12 लाख में नई अपडेट होंडा सिटी। नया लुक लेकिन इंजन में कोई बदलाव नहीं। प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में होंडा ZR-V को किया शोकेस। जुलाई से होगी डिलीवरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के दिल्ली के 12 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को बड़ी राहत दी है। सीसीआई ने अपनी डीजी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को पलटते हुए 10 साल पुरानी जांच को बंद कर दिया है। पूरा मामला क्या है बता रहे हैं असीम मनचंदा। साल 2015 में विवेक शर्मा ने मैक्स पटपड़गंज के खिलाफ शिकायत दी थी। उसका कहना था कि सिरिंज के मामले में उसको ओवरचार्ज किया गया है। सीसीआई ने इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए और जांच में दिल्ली के 12 और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को भी शामिल कर लिया। डीजी इन्वेस्टिगेशन ने अपनी रिपोर्ट दी। डीजी ने कहा कि जो हॉस्पिटल्स हैं अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग कर रहे हैं और ओवरचार्जिंग जो ग्राहक है उनसे हो रही है। लेकिन सीसीआई ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और सीसीआई ने पूरे से अपने डीजी इन्वेस्टिगेशन के जो रिपोर्ट है उसको पलट दिया। सीसीआई ने कहा कि जो व्यक्ति है वो हॉस्पिटल में कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए जाता है, ना कि उसको दवाइयों की अलग जरूरत होती है, कंज्यूमर की अलग जरूरत होती है, टेस्ट की अलग जरूरत होती है, तो एक कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए ही जाता है। तो ऐसे में कहना सही नहीं है। दूसरा, ओवरचार्जिंग की बात मेडिसिन की गई थी तो उसमें कहा कि कहीं भी ऐसा नहीं दर्शाया गया कि ये ओवरचार्ज कर रहे थे और एमआरपी से भी ज्यादा चार्ज कर रहे थे। जो एमआरपी था उसी को ही वो चार्ज कर रहे थे। टेस्ट के मामले में सीसीआई ने कहा कि जो हॉस्पिटल्स की टेस्ट लैब्स होती है वो पूरी तरह से एफिशिएंट होती है। वो 24 घंटे काम करती हैं, पेशेंट को जल्द से जल्द रिजल्ट देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ओवरचार्ज कर रही थी। तो सीसीआई ने इस पूरे केस को अब क्लोज कर दिया और जो हॉस्पिटल्स है उनको क्लीन चिट दे दी। इसके अलावा आपको बता दें सरकार जल्दी एलपीजी के अंदर डिमेथाइल ईथर मिलाने का रोड मैप तैयार कर सकती है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने सिंथेटिक फ्यूल डिमेथाइल ईथर और एलपीजी ब्लेंडिंग का स्टैंडर्ड जारी कर दिया है। इससे क्या कुछ बदलाव होगा बता रहे हैं असीम मनचंदा। डिमेथिल एथल एक तरह का सिंथेटिक केमिकल है जो कि नेचुरल गैस बायोमास के इसको बनाया जा सकता है, उसको एलपीजी के साथ मिक्स किया जा सकता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने 2024 में इसके लिए एक स्टैंडर्ड जारी किया था। उसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने उसको रिवाइज कर दिया और एक नया स्टैंडर्ड डिमेथिल एथर के लिए जारी किया, जिसके तहत इसकी एलपीजी के अंदर ब्लेंडिंग हो सकती है। तो आगे चल करके इसकी ब्लेंडिंग 8% से लेकर के 10% तक एलपीजी के अंदर इसकी ब्लेंडिंग हो सकती है। हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि इसको ब्लेंड
ब्लेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सरकार को इसके लिए बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सरकार को इसके लिए करना पड़ेगा और उसके बाद इसके आर्थिक फायदों को भी देखना पड़ेगा कि क्या इसको ब्लेंड करना सही है या नहीं है। उसके साथ साथ ये भी कि अभी इसका भारत में प्रोडक्शन भी काफ़ी कम होता है, तो सरकार को उसका भी प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सरकार एक रोड मैप तैयार करना चाहती है जिससे चल करके आगे जा करके जो ये केमिकल है इसको एलपीजी के अंदर मिलाया जा सके और एलपीजी के इंपोर्ट को कम किया जा सके। चलिए अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसको देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल देश में करीब 300 ज्यादा ऐसे अमीर किसान हैं जिनके पास जमीन तो 1 इंच भी नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम के नाम पर इन किसानों ने 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स छूट ली है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स की जांच में इन सभी मामलों का खुलासा हुआ है। डिटेल ले लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं क्या जानकारी अब तक मिल पाई है। देखिए, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो ये 310 किसानों को आइडेंटिफाई किया है डिपार्टमेंट ने, और ये पता चला है कि इन लोगों ने पिछले 5 सालों के अंदर करीब 2000 से करोड़ से ज़्यादा का टैक्स एक तरह से एग्जम्पशन लिया, यानी टैक्स छूट ली, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। और लगातार जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डाटा एनालिटिक्स और साथ ही साथ सैटेलाइट मैपिंग से जांच की तो ये पता चला कि इन सभी किसानों के पास 1 इंच भी ज़मीन नहीं है, और इसके बावजूद भी उन्होंने जो एग्रीकल्चर इनकम के एक्ट होता है जिसके तहत उस इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है, उसके तहत उन्होंने क्लेम किया और कुल 2038 करोड़ रुपए का क्लेम लिया। इसमें से एक किसान ने 50 लाख रुपए से लेकर 400 करोड़ रुपए तक का एग्जम्पशन लिया है, टैक्स छूट लिया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। ये पूरे मामले जो है पिछले अगर देखें वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के हैं, और ये बड़ा ही इसकी जब इनकम टैक्स के जो रिटर्न्स होते हैं उसकी स्क्रूटनी की गई तब पता चला कि आखिरकार ये किस तरह से किसान बनकर एक तरह से फर्जी किसान बनकर टैक्स चोरी किया एग्रीकल्चर इनकम के नाम पर। तो पूरे मामले की अब और स्क्रूटनी की जा रही है और जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में इनके नोटिस भी इशू होंगे, और सारा मामला जो है वो कैपिटल गेन टैक्स को लेकर है, क्योंकि ज़मीन जब बिकी तो कायदे से उन्हें कैपिटल गेन टैक्स के तहत उन्हें टैक्स जमा करनी चाहिए थी, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम की आड़ में पूरा का पूरा इन टैक्स बचा लिया, और ख़ासतौर से इन्होंने अपने आप को किसान के रूप में दिखाकर, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पर सरकार कोई टैक्स अभी तक नहीं लगाती है। जी, शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक देश को विकसित भारत और $30 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का लक्ष्य रखा है। ये महज एक सपना नहीं बल्कि नए भारत की हुंकार है। ग्लोबल लीडरशिप के इस महालक्ष्य का ब्लूप्रिंट सिर्फ इरादों से नहीं बल्कि एक ठोस रोड मैप से साकार होगा। इसी रोड मैप को दिशा देने के लिए CNBC आवाज लेकर आ रहा है देश की सबसे बड़ी आर्थिक महापंचायत भारत इकोनॉमिक संवाद विकसित भारत का रोड मैप। इस भव्य मंच पर जुटेंगे देश के नामचीन अर्थशास्त्री और दिग्गज इंडस्ट्री लीडर जो मिलकर लिखेंगे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का अगला सुनहरा अध्याय। एक मंच एक विजन, देखिए भारत इकोनॉमिक संवाद 26 मई को सुबह 10 बजे से सिर्फ CNBC आवाज पर। चलिए अब एक नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ क्लोज हुए, जबकि बैंकिंग शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो यहां पर मामूली गिरावट दर्ज की गई है। मार्केट का पूरा अपडेट अब बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार में एक फ्लैट क्लोजिंग आज के सत्र में हमें देखने को मिली है। इस टाइम पे अगर हम बात करें तो निफ्टी में अपने हाई लेवल से एक दबाव जो है आखिरी तक आते आते हमें बनता हुआ दिखाई दिया, फ्लैट उसके बाद जाके निफ्टी बंद हुआ है। हालांकि बैंकिंग शेयर्स में अच्छा खासा रुझान आज के सत्र में जो है देखने को मिला था। करीबन 1.25% की तेजी के साथ निफ्टी बैंक आज बंद हुआ है। मिड कैप में एक रुझान था फ्लैट साइड में, स्मॉल कैप आज थोड़े से प्रेशर में कामकाज करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा अगर हम बाकी के सेक्टर्स की इस टाइम
टाइम पे बात करें तो जैसे कि मैंने मेंशन किया कि आप बात कर लीजिए प्राइवेट बैंक की, पीएसयू बैंक की, हर जगह मोमेंटम हमें शानदार ही देखने को मिला है। साथ में ऑटो में और साथ में कैपिटल गुड्स में, फाइनेंशियल्स में और मेटल में अच्छी खासी तेजी आज देखने को मिली है। लेकिन फ्लिप साइड की अगर हम बात करें तो आईटी में एक प्रेशर जो है वो देखने को मिला है, डिफेंस में एक प्रेशर देखने को मिला है। इनफैक्ट कल के सत्र में भी आईटी और डिफेंस हमें थोड़ा सा लगाड़ काम करते हुए दिखाई दिए थे। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। निफ्टी में सबसे पहले बढ़ने वाले शेयर्स की अगर बात करी जाए इस टाइम पे तो बैंकिंग शेयर्स से आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस और ट्रेंट में आज एक तेजी देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट में आईटीसी, ओएनजीसी, सन फार्मास्यूटिकल और मैक्स हेल्थ केयर गिर के बंद हुए हैं। हालांकि यहाँ पे न्यूज़ फ्लो भी था, उसका रिएक्शन भी यहाँ पे देखने को मिला, मेजरली रिजल्ट्स का यहाँ पे इम्पैक्ट आया है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस पे अगर आज फोकस करें तो गेल, अडानी टोटल गैस, पेट्रोनेट एलएनजी और आईजीएल में एक मोमेंटम जो है वो देखा गया है। और साथ में अगर हम बात करें दूसरे सेक्टर यानी कि बैंकिंग की तो यहाँ पे एक्सिस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, ऑलमोस्ट सारी ही बैंक आज अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस बाजार में करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन फार्मा शेयर्स में एक जो गिरावट है आज के सत्र में देखने को मिली है। ग्लेनमार्क फार्मा, ऑरबिंदो, सन फार्मा और इप्का लैब, देखिए रिजल्ट्स भी आ रहे हैं तो जो यूएस की सेल है वहां पे हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है बिकॉज जो कंपटीशन है और वही इंपैक्ट हमें रिजल्ट में देखने को मिल रहा है। रिजल्ट का इंपैक्ट हमें शेयर प्राइस में देखने को मिला। तो एक फ्लैट क्लोजिंग हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें अमेरिका ईरान के बीच बातचीत आगे जरूर बढ़ी है, लेकिन ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल सिस्टम बनाने की कोशिश इस बातचीत में बड़ी बाधा बनकर उभरी है। डिटेल्स ले लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन बताएं क्या अपडेट है इस पूरे मामले में। जी, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत इस वक्त अधिकतर बैक चैनल मीडियम से चल रही है और अगर ईरानी न्यूज़ एजेंसी आईएसएनए की माने तो पिछले कुछ समय में दोनों देशों के बीच काफ़ी सारे ड्राफ्ट टेक्स्ट जो हैं वो एक्सचेंज हुए हैं। एक फॉर्मल एग्रीमेंट बनाने की कोशिश हो रही है, हालांकि अब तक इस पर कोई आखिरी सहमति नहीं बन पाई है। इस बातचीत की जो पुष्टि है वो खुद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने की है। उन्होंने कहा है कि बातचीत में थोड़ी प्रगति हुई है, हालांकि जो एक की मुद्दा है वो है एनरिच्ड यूरेनियम का और अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के पास कभी भी जो न्यूक्लियर हथियार है वो ना हो और ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस बातचीत के बीच में। वहीं एक और जो मुद्दा है जिस पर बातचीत अभी लटकी हुई है वो है ईरान की कोशिशें हैं कि एक परमानेंट टोल सिस्टम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बनाया जा सके। इसके लिए वो ओमान से बात कर रहा है, इस तरह की रिपोर्ट्स हैं और ये भी एक मुद्दा बना हुआ है। इस पर अमेरिका ने चिंता जताई। अमेरिका ने कहा है कि किसी भी देश को इस तरह के किसी भी टोलिंग सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। वहीं इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ईरान ने इसके लिए जो बातचीत शुरू की है, साथ ही पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बनाने की बात कर रही है जिसमें जो एक मॉडल पे वर्क करेगी कि वहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज गुजरता है उसे एक निश्चित जो अमाउंट है वो टोल फीस के रूप में देना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा उभर के आया है जो बातचीत में रुकावट बन रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में, जिसमें हम खास तौर पर बाजार पर चर्चा करेंगे। हमने देखा इस हफ्ते बाजार पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ है, तो आवाज अड्डा में भी हम पूरा विश्लेषण करेंगे। बाजार हौसला बरकरार जरूर देखिए शाम 7:57 पर। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आरबीआई सरकार को इस साल रिकॉर्ड 2,87,000 करोड़ का डिविडेंड देगी। ये डिविडेंड पिछले वित्त वर्ष यानी 2025-26 के लिए होगा। ये रकम FY26 के कॉन्टिजेंट रिस्क बफर बैलेंस शीट का 6.5% है। आपको बता दें FY26 में आरबीआई की बैलेंस शीट 20.61% से बढ़कर 91.97 लाख करोड़ हो गई है। साथ ही FY26 में आरबीआई की ग्रॉस इनकम में 26.4% का इजाफा भी हुआ है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, आरबीआई सरकार को इस साल रिकॉर्ड डिविडेंड देने जा रही है और ये रिकॉर्ड डिविडेंड 2,87,000 करोड़ रुपए का होगा। साथ ही ये भी बता दें आपको कि ये जो डिविडेंड है ये पिछले वित्त वर्ष यानी 2025-26 के लिए होगा। ये रकम FY26 के कॉन्टिजेंट रिस्क बफर बैलेंस शीट का 6.5% है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी आंकड़ा सामने आया है कि FY26 में आरबीआई की बैलेंस शीट 20.61% बढ़कर 91.97
1.97 लाख करोड़ हो गई है। इसके अलावा FY26 में RBI की ग्रॉस इनकम की बात करें तो इसमें भी 26% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें भीषण गर्मी का असर अब लोगों की रसोई तक भी पहुंच गया है। देश भर में हरी सब्जियों के दाम पिछले 7 से 10 दिनों में 30 से 80% तक बढ़ गए हैं। गर्मी की वजह से फसल खराब होने और सप्लाई में देरी को इसके पीछे बड़ी वजह माना जा रहा है। देखिए संवाददाता केतन जोशी की ग्राउंड रिपोर्ट। आपके किचन तक पहुंचने वाली हर सब्जी है वो बहुत ही महंगी हो गई है। इसका कारण भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले कौन सी सब्जी कितनी महंगी हो गई वो हम बात करें तो यहाँ आप देखिए कि अलग अलग प्रकार की सब्जियां हैं। अगर हम बैंगन की बात करें तो पिछले 7 दिन में बैंगन में 33% का इजाफा हुआ है। जो 90 रुपये का बैंगन 1 किलो था वो अब 120 में मिल रहा है। फ्लावर गोभी जो 120 की थी वो 200 रुपये प्रति किलो हो गई। गोभी थी वो 80 से 120, टमाटर 50 से 90, भिंडी है वो 60 से 100 और करेला 70 से 100 रुपये। इसी तरह हर सब्जी के दाम है वो बढ़े हुए हैं। आइए हम जानते हैं जो यहाँ के बड़े व्यापारी है उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इतना दाम क्यों बढ़ गया। धवल भाई बताइए। दाम इतना बढ़ने का कारण यही है कि आज जो गर्मी का माहौल जो गुजरात में चल रहा है वो 40 से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर है। अगर पूरा आदमी चूस जाता है तो ये तो सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स है, सब खराब हो जाती है। यहाँ मंडी में जो रेट आपके 30-40 रुपया है वो रेट आधा माल खराब हो जाता है, उसके हिसाब से आगे तेजी होने का कारण बढ़ जाता है। कब तक ये स्थिति रहेगी, क्योंकि लोगों को किचन का बजट ही बिगड़ गया। स्थिति तो देखिए, अभी सरकार ने पेट्रोल डीजल पे भी बैन लगा दिया है। रात को किसान निकलता है घर से तो उनको कहीं पे भी पेट्रोल भी मिलना मुश्किल हो जाता है। सिटी में तो मिल रहा है, सिटी में मिल रहा है, हाईवे पे नहीं मिल रहा है। किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है। पिछले 3 दिन में तो समझो जो गाड़ियां सुबह 3 बजे आनी थी वो 8 से 9 बजे आई है। 500 रुपए से ज्यादा डीजल कोई भी देने के लिए तैयार नहीं था। अभी तो जैसे रिलीज हुआ है थोड़ा बहुत तो उसका टेंशन नहीं है, लेकिन गर्मी घटने के आसार हो गए। हाँ, जब तक गर्मी का प्रकोप कम नहीं होगा तब तक दाम घटना बहुत मुश्किल है। जब तक गर्मी का प्रकोप इतना ही रहेगा और इससे बढ़ेगा तो कोई भी चीज में भी दाम बढ़ेगा, क्योंकि जो 20 किलो माल आता है उसमें से ग्राहक के पास 15 किलो ही माल मिलता है, 5 किलो फेंकने में चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर गर्मी की मात्रा ऐसे ही बढ़ती रही तो वेजिटेबल के दाम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। होंडा कार्स इंडिया ने अपनी 2 बड़ी गाड़ियों से भारतीय बाजार में हलचल बढ़ा दी है। कंपनी ने नई अपडेटेड होंडा सिटी को 11,99,000 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। कार में नया स्पोर्टिव फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बम्पर और नए डायमंड कट एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। हालांकि इंजन में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं प्रीमियम SUV सेगमेंट में होंडा ने पहली बार भारत में होंडा ZR-V को शोकेस किया। जापान से इंपोर्ट होने वाली इस हाइब्रिड SUV की बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसकी डिलीवरी जुलाई 2026 से शुरू होगी। आपको बता दें इसमें 2.0 लीटर का हाइब्रिड इंजन मिलेगा जो 141 हॉर्स पावर की पावर देता है, और जबकि इसकी इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो ये अलग से 181 हॉर्स पावर और 315 न्यूटन मीटर का जबरदस्त टॉर्क जनरेट करती है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।